शिमला की संजौली मस्जिद में बढ़ते विवाद की वजह से पूरे इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है। आज जुमे पर इमाम की ओर से लोगों से मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आने की अपील की गई। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें संजौली मस्जिद की हैं। पूरे इलाके में विवाद और तनाव को देखते हुए आज इस मस्जिद में सावधानी बरती गई। हिंसा की आशंका और माहौल की नजाकत को देखते हुए इमाम शहजाद ने पहले ही लोगों को इस मस्जिद में नमाज के लिए ना आने की अपील की। आमतौर पर कितने लोग यहाँ पर आते हैं अगर शुक्रवार की बात करें? देखो, ज़्यादातर तो हमने मना ही किया है साथियों को कि क्योंकि इस वक्त जो है हालात इतने बेहतर नहीं है, मगर कम से कम लोग आएँ और अपने जिस तरीके से आते थे आराम से वो आप लोग आएँ और नमाज़ पढ़कर चले जाएं। अब सरकार और प्रशासन भी इस संवेदनशील इलाके में अलर्ट है। बाहर से आ रहे लोगों की वेरिफिकेशन की जा रही है। वक्फ बोर्ड इस मामले को देख रहा है। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, 1947 से पहले की मस्जिद है। ये कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कि ये नहीं, ये जो भूमि है सरकारी नहीं, ऐसा नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति है। संजौली की इस मस्जिद के इमाम का दावा है कि 1947 से यहाँ पर नमाज होती है। और आइए अब आपको दिखाते हैं TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो से पूरे विवाद को तथ्यों के साथ समझिए। शिमला के संजौली में दो लोगों के बीच में हुए आपसी विवाद का मामला मस्जिद तक पहुंच गया और सैकड़ों की संख्या में कल हिंदू संगठन के लोगों ने एकत्रित होकर इसी मस्जिद के खिलाफ फरमान जारी कर दिया है कि या तो सरकार और प्रशासन 48 घंटे के अंदर यहां हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन ले, नहीं तो आगे का मामला वो खुद देखेंगे। आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में हम आपको ये जो मस्जिद के ऊपर के 2 फ्लोर दिखा रहे हैं, इसी को अवैध निर्माण का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि कई लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये पूरी की पूरी इमारत ही अवैध है और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाई गई है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना है कि 50 साल से ज़्यादा का इसका इतिहास है। आज़ादी के समय से ये मस्जिद इस जगह पर मौजूद है और अभी का जो ये विवाद, 2 लोगों के आपसी विवाद को इस मस्जिद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। फिलहाल ये मामला म्युनिसिपल कोर्ट में भी चल रहा है, जिसमें कि कल एक अहम सुनवाई होने वाली है। लेकिन कल यहाँ पर विवाद होने के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यहाँ पर पुलिस चारों तरफ तैनात कर दी गई है। तो शिमला के संजौली के बाद अब कसुम्पटी में भी बनी मस्जिद पर विवाद बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने मस्जिद के पास हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करते प्रदर्शनकारी, मस्जिद के बाहर नारेबाजी, स्थानीय लोगों का धरना, प्रदर्शन और नारेबाजी। तस्वीरें शिमला के कसुम्पटी इलाके की हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि मस्जिद का निर्माण अवैध जमीन पर किया गया। पार्षद रचना शर्मा ने दावा किया कि मस्जिद अवैध तरीके से चलाई जा रही है। तो हमारा एक ही आश्वासन, एक ही मांग है कि इस जो मस्जिद है इसको यहाँ से सुचारू रूप से निकाली जाए। मस्जिद है ही नहीं है बेसिकली। स्थानीय लोगों का दावा है कि घर के लिए जमीन खरीदी गई, मगर इस जमीन पर फिर मस्जिद चलने लगी। एक अवैध रूप से मस्जिद चल रही है। मतलब पिछले 4-5 सालों से इसमें गतिविधियाँ बढ़ गई। उससे पहले यहाँ पे मस्जिद नहीं होती थी। कसुम्पटी में अब मस्जिद विवाद की वजह से तनाव बढ़ गया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों से मस्जिद से जुड़े कागजात की छानबीन के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। मस्जिद से जुड़े सभी तथ्यों की जांच जारी है। और शिमला मस्जिद विवाद पर सीएम सुक्खू ने कहा है कि भावनाओं में बहकर कोई कदम ना उठाए। मस्जिद विवाद पर सरकार की पूरी नजर है। तो पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अवैध ढांचे पर तुरंत एक्शन हो। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में बहकर नहीं होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है। सरकार पूरी नज़र रखे हुए है और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए है कि शांति बनाए रखनी है और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज़ को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान मुझे लगता कि ये भी आवश्यक है। कानून व्यवस्था ये प्रदेश सरकार का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन उनको करना है। लेकिन अनऑथराइज्ड किसी ने छज्जा बढ़ा दिया, किसी ने थोड़ी बहुत वायलेशन कर ली,
वो समझ में आता है, लेकिन ये बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है और मैसिव स्ट्रक्चर के खिलाफ मुझे लगता है कि तुरंत इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर सवाल उठाए और कहा कि राहुल गांधी को हिमाचल से एनआरसी की शुरुआत करनी चाहिए। अगर एनआरसी लागू नहीं हुआ तो भारतवंशी ही खत्म हो जाएंगे। मैं राहुल गांधी से मांग करता हूं कि विधानसभा के अंदर आपके मंत्री कह रहे हैं जब हम लोग एनआरसी की बात करते हैं तो आप उसका विरोध करते, लेकिन कांग्रेस की सरकार हिमाचल में, कांग्रेस के मंत्री सदन के अंदर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और लोगों को इसका एक सर्टिफिकेट देनी चाहिए, यानी एनआरसी होनी चाहिए, नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। राहुल गांधी हिमाचल से शुरू करेंगे, उनकी सरकार है। अब तो पूरे देश में इसकी ज़रूरत पड़ गई। अगर एनआरसी नहीं लगा, कानून नहीं बना, तो भारतवंशी ही यहाँ खत्म हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। वक्फ बोर्ड बिल पर AIM-PLB के QR कोड पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वक्फ बिल के फीडबैक में मनमानी के आरोप लगे हैं। आप देखिए पूरी खबर क्या है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने QR कोड जारी करके लोगों से वक्फ बिल पर अपनी राय मांगी है। AIM-PLB ने QR कोड जारी करके राय मांगी। वक्फ बिल पर लोगों को राय देने के लिए कहा गया है। QR स्कैन करने पर फीडबैक की जगह AIM-PLB की जानकारी, स्कैन करने वालों की ईमेल ID जमा होने का आरोप, गलत फीडबैक जमा होने का आरोप लगाया जा रहा है। लोगों का आरोप है जो AIM-PLB चाह रहा है वही फीडबैक जा रहा है। वक्फ बिल को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। संसद भवन परिसर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की चौथी मीटिंग हो रही है। बैठक में संस्कृति मंत्रालय और ASI से जुड़े अधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक में मुस्लिम संगठन जकात फाउंडेशन और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदस्य अपनी बात को रखेंगे। इससे पहले कल वक्फ बिल में संशोधन बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तीसरी बैठक हुई। इसमें अधिकारियों ने कमेटी को वक्फ बिल के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान अधिकारियों की विपक्षी सांसदों से तीखी बहस भी हुई है। और चश्मे दारुल इफ्ता बरेली के हेड मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी ने एक फतवा जारी किया है। डीजे की धुन पर मुस्लिम समुदाय के युवकों को धार्मिक जुलूस में डांस न करने की हिदायत दी। डीजे, गाजा, बाजा, थिरकना, नाचना सब कतन बंद करें जो नाजायज और हराम है। ये है चश्मे दारुल इफ्ता बरेली के प्रमुख मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, जिन्होंने फतवा जारी किया है। धार्मिक जुलूस में डीजे की धुन पर नाचने को शरीयत के खिलाफ बताया है। डीजे की आवाज पर रुमाल से लहराते हैं, नात शरीफ की सदा बुलंद होती है और उस पर ये थिरकते हैं और नाचते हैं। ये सरासर गलत फेल है, शैतानी अमल है और शरीयत की रोशनी में नाजायज और हराम है। बरेलवी ने यह भी अपील की है कि फतवे का उल्लंघन करने वाले गुनहगार होंगे। शरीयत का हुक्म है, फतवा दिया जा चुका है, इसलिए मैं तंबीह करता हूँ, हिदायत करता हूँ नौजवानों को कि वो कतन जुलूस मोहम्मदी का जुलूस हो या दीगर मजहबी जुलूस हो, डीजे, गाजे, बाजे का इस्तेमाल कतन न करें। इस बीच कोलकाता रेप मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। संदीप घोष ने रेनोवेशन के लिए मीटिंग की थी। डॉक्टर की हत्या के अगले ही दिन ये बैठक की गई थी। मीटिंग मिनट्स में साइट विजिट का भी जिक्र है। TV9 के पास संदीप घोष की मीटिंग वाली ये चिट्ठी मौजूद है। मर्डर के बाद अर्जेंट रेनोवेशन का आदेश दिया गया था संदीप घोष की तरफ से। अस्पताल में कई साइट्स पर रेनोवेशन को कहा गया था। और अब देखिए, आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखाएं उससे पहले अस्पताल में कई साइट्स पर रेनोवेशन को कहा गया था। ये इसकी बाकायदा मीटिंग हुई थी। मर्डर के अगले ही दिन मीटिंग हुई थी। 9 अगस्त को ये घटना होती है और उसके बाद अचानक से आनन फानन में ये मीटिंग ली जाती है।
कि रेनोवेशन कराया जाना है। कई साइट्स को विजिट लेकर भी ये मीटिंग में कहा गया था। मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो TV9 भारतवर्ष के पास हैं। और चलिए अब आपको हम दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें जो कि आपके सामने हैं, जो गंभीर सवाल खड़े करती हैं। 9 अगस्त को लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर होता है और फिर इसी के अगले दिन यानी कि 10 अगस्त की तारीख आरजुकर अस्पताल के प्रिंसिपल ने चिट्ठी लिखी और इसमें मरम्मत से जुड़े यानी रेनोवेशन के काम का जिक्र किया गया। और यही जो चिट्ठी है वो कई सवाल खड़े कर रही है इस पूरे मामले में। तो देखिए, कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। लेडी डॉक्टर और आरोपी का डीएनए मैच हो गया है। अब तक की जांच में संजय रॉय ही मुख्य आरोपी पाया गया है। सीबीआई के पास चार्जशीट के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में सीबीआई की जांच जारी है। इसी बीच डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मृतका का डीएनए और आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच हो गया है। सूत्रों के मुताबिक पूरी रिपोर्ट बनने में कुछ समय लगेगा। डिटेल रिपोर्ट एडवांस साइंटिफिक टेस्ट करने के बाद सीबीआई को दी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई आरोपी के दूसरे साइंटिफिक टेस्ट करवाने पर विचार कर सकती है। मामले की जांच कर रही सीएफएसएल की टीम ने आरोपी और मृतका की अलग अलग डीएनए प्रोफाइलिंग की। साइंटिफिक टेस्ट के बाद डीएनए रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी जाएगी। एम्स के डॉक्टर फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अब तक की जांच में संजय रॉय मुख्य आरोपी है। रिपोर्ट के मुताबिक संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई के पास काफी सबूत हैं। कोलकाता रेप और हत्या मामले में सीबीआई ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। सीबीआई ने 10 से ज्यादा लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराए हैं। आगे बढ़ते हैं। बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। बहराइच में भेड़िए ने आज फिर एक छोटे बच्चे पर हमला किया। भेड़िए के हमले में छोटा बच्चा घायल हो गया। बच्चे के दादा से TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने बातचीत की है। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा है, आप देखेंगे इस बच्चे को चोट लगी हुई है। सुबह इस बच्चे पर जानवर ने हमला किया। ये जानवर भेड़िए जैसा दिखता था और उसके बाद आप देखेंगे कि इसको काटा है, दांत लगे हैं। हालांकि गांव वालों ने उसके बाद मार दिया। दादा भी मौजूद हैं। दादाजी, किसने काटा है बच्चे को, क्या हुआ था? साहब ये भेड़िया ने काटा है साहब। भेड़िया ने? हाँ। अच्छा। काला काला सा लंबा सा था। अच्छा। हाँ, काट के भाग गया साहब। कितने बजे का मामला है? ये 9 बजे के मामला है साहब। अच्छा, बच्चे की उम्र क्या है, कैसे कहाँ पे काटा ये साहब हमारे घर के ऊपर काटा है। जो झोपड़ी मड़ई में बैठे थे उसी में लौंडा गवा। बस लौंडा के काट के हाँ और तैसे हम दौड़े ना, बस हम नोच के भाग गया साहब। अच्छा, आपको भी नोचा? कहाँ पे नोचा है आपको? अरे हमें साहब पैर में नोचा है, बड़ा जख्म घाव है और पैर में उसी की नोचा है साहब। तो ये बच्चा घर के अंदर था उस वक्त? ना यार, हाँ वही मड़ैया में था। मड़ैया में? हाँ, कहाँ सामने मड़ैया। सुबह के समय में? सुबह 9 बजे। अकेला वो था या और भी उसके साथ? अकेला था। भेड़िया ही था पक्का? अकेला भेड़िया था। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने जहां बच्चे पर हमला किया वहां पर TV9 की टीम मौजूद है। बहराइच से TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 12 साल का जो बच्चा था उसको रात में 9:30 बजे ठीक इसी जगह पर जब वो पानी पीने के लिए आया था तब उस पर भेड़िए ने हमला किया। और ये भेड़िए के पैरों के निशान हैं जो कि अधिकारियों की तरफ से कंफर्म किए गए हैं कि ये भेड़िया था। बाकायदा इसको जांच कर लिया गया है। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं इसी मिट्टी पर भेड़िए का पांव था। ये भेड़िए के पैर के निशान हैं। और परिवार, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 12 घंटे बीते नहीं है, यहाँ पर एक दूसरा हमला 3 साल की बच्ची के ऊपर सुबह 9:30 बजे के आसपास हुआ है, जब उसके ऊपर भेड़िए जैसी चीज ने हमला किया। दादा जब उसको बचाने आए तब दादा को भी काट लिया है। फिलहाल अभी 5 मिनट पहले एम्बुलेंस के जरिए उन दोनों को अस्पताल लेकर के गया है। पुलिस की तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, जांच कर रही है। सीओ रमेश चंद पांडे यहाँ पर मौजूद हैं। सर ये बताइए, कल रात में हमला हुआ है, सुबह भी एक भेड़िए का हमला बताया जा रहा है, किस तरीके से आप लोग भेड़िए को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अब इसके विषय में भी देखा जा रहा है कि भेड़िया कहे कि कुत्ते का, चूंकि सुबह अभी एक कुत्ते का भी पागल था तो गांव उन्होंने बताया तो उसके भी एक बुजुर्ग को काटा है। हो सकता है कुत्ते को क्या, तो इस विषय में भी पूरी स्थिति क्लियर नहीं है। और यूपी के बहराइच में भेड़िए ने बीती रात भी एक बच्चे को शिकार बनाने की कोशिश की। देखिए पूरी खबर।
तस्वीरें बहराइच के यादवपुर गोलवा गांव में भेड़िए के लेटेस्ट हमले की है। बीती रात भेड़िए ने फिर से खतरनाक हमले को अंजाम दिया। रात के वक्त घर से बाहर निकले इस बच्चे को आदमखोर भेड़िए ने अपना शिकार बनाने की कोशिश की। भेड़िए के हमले से घायल हुए इस बच्चे को परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। इस हमले के बीच बहराइच के वन विभाग की रडार पर 5वां भेड़िया आ गया है। घाघरा नदी के टापू में ड्रोन की मदद से 5वें भेड़िए को देखा गया। वन विभाग के शूटर्स ने भेड़िए को चारों तरफ से घेरा। तस्वीरें आपके सामने कैसे वन विभाग की टीम भेड़िए को पकड़ने के लिए घाघरा के टापू पर डेरा डाले हुए थी। हथियारों के साथ मुस्तैद आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। हम लोगों ने जो अफेक्टेड एरियाज थे जहाँ पर की प्रॉब्लम्स हो रही थी वो लगभग 22 से 23 किलोमीटर्स का वो एरिया था जहाँ पे की प्रॉब्लम्स चल रही थी। उसको हम लोगों ने 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया, सेक्टर 1, 2 एंड 3। उसमें हमने डीएफओस की ड्यूटी लगाई है। उन्हें कमांड सेंटर बनाया हुआ है ताकि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बना रहे हम लोग का विलेजर्स के साथ, गांव वालों के साथ, पब्लिक के साथ, और साथ ही साथ जो पुलिस और प्रशासन है उनके साथ भी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बना रहे। बहराइच में 48 घंटे में 7 बार भेड़ियों ने हमलों को अंजाम दिया है, तो प्रशासन ने अब इन आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने का आदेश दे दिया है। देखिए पूरी खबर क्या है। भेड़िए पर शिकंजा कसने का अभियान, आदमखोर शिकारियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऑपरेशन, चप्पे चप्पे की निगरानी। अब भेड़ियों के आतंक से इलाके को मुक्त कराने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। बहराइच के 50 गांव में आदमखोर भेड़ियों की वजह से लोगों में खौफ है। भेड़ियों ने अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बनाया। आदमखोर 6 भेड़ियों में से 4 को वन विभाग ने पकड़ लिया, जबकि 2 अभी भी छुपे बैठे हैं। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी। बहराइच के थानाराम गांव में एक भेड़िया होने की खबर के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बसोना माफी गांव के पास लोगों ने खेत में भेड़िए को देखा। वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो के बाद गांव में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। अब वन विभाग की टीमें इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। शूटर भी भेड़ियों का खात्मा करने के लिए इलाके में एक्टिव हैं। अब भेड़ियों को देखते हुए गोली मारने के आदेश हैं। वन विभाग का अब एक ही मकसद है कि कैसे भी करके इस इलाके को भेड़ियों के आतंक से मुक्त कराया जाए। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बाद अब पीलीभीत में सियार का आतंक सामने आया। सियार के हमले में 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हो गए। आप देखिए तस्वीरें यूपी के पीलीभीत की हैं। सहरामाऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के जादवपुर खुर्द में अब सियार के हमले से दहशत फैली हुई। हमलावर सियार ने 2 बच्चों को निशाना बनाया। घटना के दौरान बच्चों को बचाने पहुंचा शख्स भी सियार के हमले से घायल हुआ है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मामले की जाँच करने पहुँची। जादवपुर खुर्द गाँव के मोहम्मद उमर का घर खेतों में बना हुआ है। शाम के वक्त मोहम्मद उमर का 8 साल का बेटा सीतारुद्दीन और सिकंदर का 10 साल का बेटा अयान दरवाजे पर खेल रहा था। तभी खेतों से निकले सियार ने दोनों बच्चों पर हमला बोल दिया। चीख पुकार की आवाज सुनकर अयान का बड़ा भाई राइस मोहम्मद मौके पर पहुंच गया और बच्चों को सियार के चंगुल से बचाने लगा। इस दौरान सियार ने उस पर भी हमला बोल दिया। सियार के हमले से 3 लोग घायल हो गए। गांव के लोगों का कहना है इस इलाके में अक्सर सियार घूमते नजर आते हैं। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की ड्यूटी डायरेक्टर मनीष सिंह कहते हैं कि घटना स्थल पे दूसरे जनपद की वन रेंज लगती है, लेकिन मामले की जानकारी करने पर पता लगा कि सियार का हमला हुआ है। और हरियाणा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक अहम फैसला लिया है। हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी, ये तय हो गया है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन का साथ देंगे, बीजेपी को हराने वाले का करेंगे समर्थन, ये कहा है अखिलेश यादव ने। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जो कहा गया है वो हम बता रहे हैं, अखिलेश यादव का पूरा बयान क्या है और इसका लबोलुआब क्या निकलता है? देखिए, मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल और अखिलेश यादव के बीच में हरियाणा चुनाव को लेकर के सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी। लेकिन जो सीट वो चाहते थे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए, वो सीट वहां से कांग्रेस देने में असमर्थ थी। कल ये बात बता दी गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी को, और उसके बाद ये तय हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा है कि चूंकि वहां पर उनका कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं था, वो कुछ सीटों पर लड़ना चाहते थे, 2 सीटें मांग रहे थे ये लोग, लेकिन अब कह दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा वहां पर उसको वो समर्थन देंगे। समाजवादी पार्टी चुनाव हरियाणा में नहीं लड़ेगी। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी, बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवार का किया जाएगा समर्थन, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कर दिया।
और इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्सप्रेसवे के लिए किए जा रहे खर्च और इसके निर्माण को लेकर कई गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, योगी सरकार ने हाल ही में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और हाई स्पीड कॉरिडोर को सुरक्षित बनाने के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित करने का फैसला किया है। अखिलेश यादव का कहना है कि ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का बनने वाला था, लेकिन इसे 4 लेन का ही बनाया गया। अखिलेश ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे गोरखधंधा करार देते हुए कहा कि ये एक्सप्रेसवे भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। उनका कहना है कि इस परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए अब ये प्रोजेक्ट जनता की सुविधा का नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ का एक जरिया बन गया है। इधर यूपी में सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर अब एनएचआरसी में शिकायत कर दी गई है। एनएचआरसी को भेजे पत्र में एनकाउंटर को फर्जी बताया गया है। पूरी खबर आप देखिए। अखिलेश यादव के इस एनकाउंटर को फर्जी बताए जाने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील जीएस यादव ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में एनकाउंटर को फर्जी बताया गया है। शिकायत में कहा गया है कि जिन परिस्थितियों और घटनाक्रम से यह एनकाउंटर हुआ है, ऐसे में यह फर्जी लग रहा है। दरअसल सुल्तानपुर में 28 अगस्त को एक ज्वेलरी की दुकान में हुई डकैती के बाद पुलिस ने आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया, जिस पर सियासत छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पुलिस आत्मरक्षा के लिए गोली नहीं चलाएगी तो क्या फूल बरसाएगी। उस गैंग में वो शामिल था ना, इस बात का प्रमाण है ना, तो उसको भी जब जानकारी थी उनको तो उसको भी सिलेंडर करा देते कि सब लोग सरेंडर कर रहे हैं तो तुम भी चले जाओ। 4 बजे भोर में वो भाग रहा है पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए, तब पुलिस जान बचाने के लिए उसके ऊपर फायर करेगी कि फूलों की वर्षा करेगी, माला लेके पहराएगी। और सुल्तानपुर एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव को लेकर जहां यूपी में राजनीति गर्म है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कई नेता मंगेश यादव के घर पहुंचे। यूपी के विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव आज जौनपुर जिले के अघरौरा गांव पहुंचे। यहां लाल बिहारी यादव ने मृतक मंगेश यादव के परिवार वालों से मुलाकात की। मृतक के परिवार वालों को सांत्वना दी। दरअसल यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुए लूटपाट के बाद आरोपी के एनकाउंटर पर अब सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। गुरुवार सुबह पुलिस ने मंगेश यादव नाम के एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर किया। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जाति देखकर मंगेश की जान ली गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल अपने लंबे चौड़े पोस्ट में लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और दूसरे लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली। वहीं अखिलेश के तंज पर बीजेपी ने इसे घटिया राजनीति करार दिया और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि समाजवादी पार्टी को अब अपराधियों में भी जात पात नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के मंगेश यादव के घर जाने पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव पर सवाल उठाए गए हैं। सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद यूपी में सियासी हलचल बढ़ गई है। सीएम योगी पर विपक्ष के तमाम नेता हमलावर हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमेशा की तरह समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपराधियों को संरक्षण देने की बात कर रही है। मंगेश यादव 1 लाख का इनामी अपराधी घोषित था। डकैती के आरोपी मंगेश यादव ने पुलिस पर फायरिंग की और उस अपराधी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता खड़े दिखाई दे रहे हैं। अपराधियों का साथ देने में समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी? अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम पुरसी करना चाह रही है। पहले मुख्तार अंसारी के घर जाकर के वहां मातम पुरसी करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं और अब मंगेश यादव जो 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश था, जो पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस कर रहा था, अब उसके यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था, ये उत्तर प्रदेश को फिर गर्त में लेकर जाना चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर अहम खबर। जम्मू कश्मीर के लिए आज जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में जारी करेंगे घोषणा पत्र। जम्मू में शाम 4 बजे
संकल्प पत्र को जारी करने का कार्यक्रम है। अमित शाह बीजेपी के चुनाव अभियान की भी इसी के साथ शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की चुनावी रणनीति तैयार है। आज जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा। जम्मू में होने वाले कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शाम 4 बजे संकल्प पत्र को जारी करेंगे। अब जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में किए जाने वाले वादों को जान लीजिए। बीजेपी ने इस बार कश्मीरी पंडित पुनर्वास को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाने का वादा किया है। पंडितों की वापसी के लिए ठोस योजनाओं का प्रस्ताव और सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाने का ऐलान संभव है। पत्थरबाजी पर अंकुश के लिए एक्शन प्लान, तो युवाओं के लिए नौकरी के लिए ठोस रणनीति का ऐलान हो सकता है। व्यवसाय के लिए यूनिक योजना की गारंटी हो सकती है, तो फल व्यवसायियों के लिए बाजार उपलब्ध कराने पर भी फोकस होगा। फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में शूटिंग के लिए सब्सिडी की बात संभव है। राज्य में सुशासन के लिए ठोस कदम उठाने का वादा हो सकता है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस हो सकता है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में चुनाव होने हैं। नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। तो जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या खास होगा, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अंकित भट्ट ने बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह से बात की है। सुनिए उनकी तरफ से क्या बताया गया। आज का दिन बड़ा एक खुशी का दिन है। एक तो जो जैसे आपने कहा कि मेहनत जो हुई है वो सामने आएगी। दूसरा, इस संकल्प पत्र को रिलीज़ करने के लिए हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। ये बताता है कि ये संकल्प पत्र कितना महत्वपूर्ण है, और जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनेगी तो किस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर का जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, और भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी उस जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर पिछले 3 दशकों से जो टेररिज्म का शिकार रहा है, 1947 से अलगाववाद का शिकार रहा है। यहाँ सिर्फ जो है राजनीति होती रही। इन्होंने जो किया पिछले 70 वर्षों में, उसको कैसे रीबिल्ड किया जाए जम्मू कश्मीर को। और वहीं हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद हलचल बहुत तेज है। अब तक कुल 32 छोटे बड़े नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, तो पार्टी अब टिकट नहीं मिलने से असंतुष्ट नेताओं को मनाने में जुटी। तस्वीरें हरियाणा की यमुनानगर की है। सीएम नायब सिंह सैनी खुद ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री करण देव कंबोज के घर पहुंचे, लेकिन टिकट न मिलने से नाराज कंबोज ने सीएम से हाथ नहीं मिलाया। सीएम नायब सैनी और कंबोज के अभिवादन की इन तस्वीरों से पूरे मामले को समझा जा सकता है। तो सावित्री जिंदल भी बीजेपी से टिकट न मिलने से खफा है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके बाद मैं लगी हूँ, जिस वजह से भी मुझे जहाँ मौका मिलेगा मैं अपना काम करूँगी। फरीदाबाद की प्रथला सीट से टिकट न मिलने के बाद बीजेपी नेता दीपक डागर अपने कार्यकर्ताओं के सामने फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया। कालका से टिकट की दावेदार और पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी कार्यकर्ताओं के सामने भावुक नजर आई। इस दौरान पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा के मुताबिक आगे की रणनीति तैयार होगी। वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट कांग्रेस में आज शामिल होंगे। दिल्ली में दोपहर 2 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर दोनों जाएंगे और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ही दोनों को सदस्यता दिलाएंगे। बजरंग पुनिया सोनीपत में किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, और विनेश फोगाट के पास चरखी दादरी या जुलाना या बढ़ाना जैसे चुनाव लड़ने का विकल्प है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर रेसलर साक्षी मलिक की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि ये बजरंग और विनेश का निजी फैसला है। उन्होंने शायद आज पार्टी ज्वाइन की है और करेंगे मतलब, और वो रिज़ाइन देने आ रहे हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए, और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए।
मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। महिलाओं के लिए जो रेसलिंग में जो शोषण होता था और जो हमारा आंदोलन है वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा से रेसलिंग के लिए सोचती आई हूँ, रेसलिंग के हित में काम करती आई हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मेरे पास भी ऑफ़र आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ। और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नहीं हो जाती, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, तो मेरी लड़ाई हम जो है जारी रहेगी। और अहम खबर बिहार से है। जेपी नड्डा के सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। कहा 2 बार आरजेडी के साथ जाकर गलती की, अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। ये कहा है नीतीश कुमार ने। आप पहले वाले क्या करते थे? कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवेबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है। यहां रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पटना से। रुपेश, नीतीश कुमार का बयान हम सुन रहे थे, अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, ये उनकी तरफ से एक बार फिर बीजेपी के किसी बड़े नेता के सामने किया गया है क्लियर। मायने क्या है इसके? देखिए, ना सिर्फ ये कहा गया है कि हम 2 बार इधर उधर गए थे और अब नहीं जाएंगे, बल्कि ये भी कहा है कि 2 बार गए वो गलती हो गई। और यही बातें उन्होंने चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सार्वजनिक मंच से उनके सामने ये बातें कही थी। लेकिन आज वही बातें एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, कुछ एड ऑन करते हुए। उसकी सामयिकता है, और सामयिकता ये है कि नीतीश कुमार पिछले दिनों तेजस्वी यादव से बंद कमरे में मिले थे। हालांकि वो एक सरकारी वजह से मिले थे, किसी मीटिंग की वजह से, कुछ नियुक्तियां करनी थी इस वजह से मिले थे। उसके बाद से लालू प्रसाद यादव ने अपने सांसदों और विधायकों के अगले ही दिन बैठक बुला ली, और उसके अगले दिन एक वीडियो वायरल किया गया, और उनके खेमे के द्वारा ये वीडियो वायरल किया गया। 2 साल पहले का ये वीडियो है, जिसमें नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे, और तब हालांकि वो उनके साथ सरकार बना रहे थे। लेकिन पिछले 2 दिनों से ये वीडियो वायरल करके ये कहा जा रहा है कि फिर नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अगर नीतीश कुमार फिर से वही बात दोहरा रहे हैं, ना तो अभी चुनाव है और ना ही उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हुए कुछ वक्त भी हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो आज कही है वो एक तरह से वो सफाई है कि वो अब कहीं भी इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। 2 बार वो गए थे, वो गलती हुई थी उनकी, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने आज जेपी नड्डा के सामने जो कुछ कहा वो यूं ही नहीं था, बल्कि पिछले 1 सप्ताह से बिहार में जो कुछ चल रहा है, जो बातें सियासी गलियारे में तैर रही हैं, उनकी सफाई स्वरूप नीतीश कुमार ने ये बातें कही हैं। हालांकि उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, वो बार बार जेपी नड्डा के लिए तालियां बजवा रहे थे। वो कह रहे थे आगे बैठे हुए खड़े हुए लोगों से, खड़े हो जाओ, क्यों बैठे हो, जेपी नड्डा के लिए ताली बजाओ। नड्डा जी से कह रहे थे कि आपका बिहार से बहुत अच्छा नाता रहा है, बिहार आते रहिए और यहाँ पर जो विकास के कार्य हैं, खास करके। और रुपेश, आपने जिक्र कर दिया उस वायरल वीडियो का, मैं सोच ही रहा था कि इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछूं, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, जो है तो पहले का, लेकिन इससे बताया जा रहा है अब का। उसमें लालू यादव से मिलने जाते हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव उन्हें गाड़ी से रिसीव करके अंदर ले जा रहे हैं, और उसके बाद दोनों नेताओं की मुलाकात होती है। आपने उसका जिक्र कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश इस जानकारी के लिए और इस ताजा अपडेट के लिए। नीतीश कुमार का ये अहम बयान जेपी नड्डा के सामने कि अब कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा, 2 बार आरजेडी के साथ जाकर गलती कर दी। और आइए आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में ऑटो कैंसिल करने पर एक लड़की को थप्पड़ मारने वाला ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया।
और जो थप्पड़ मारा मुझे उसका क्या करूँ मैं? आपने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? थप्पड़ क्यों मारा मुझे? थप्पड़ क्यों मारा मुझे? कौन बोलते हो आप थप्पड़ मारने वाले? मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ। कैसा होता है गलती? आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, गलती कैसे होता है बोलो? आप चिल्ला क्यों रहे हो? तेरे बाप देते हैं क्या गैस? आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीजें मत बोलिए मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। लड़की और ऑटो ड्राइवर के बहस का ये वीडियो देखिए। इसमें ऑटो ड्राइवर लड़की को लगातार धमकी दे रहा है। कैसा होता है गलती? आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, गलती कैसे होता है बोलो? आप चिल्ला क्यों रहे हो? तेरे बाप देते हैं क्या गैस? यहीं पे था भैया, 1 मिनट दूर ही था आपका ऑटो। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीजें मत बोलिए मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। बेंगलुरु में एक महिला ने ऑनलाइन ऑटो बुक किया, लेकिन कुछ देर बाद राइड को कैंसिल कर दिया गया। दूसरा ऑटो उस लड़की ने ले लिया। इससे ऑटो कैंसिल होने से नाराज ड्राइवर महिला से भिड़ गया और बहस करने लगा। बहस के बीच ही उस महिला को थप्पड़ मार दिया। महिला ने इस बहस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, पुलिस को टैग किया। उसके बाद पुलिस ने ऑटो ड्राइवर मुथुराज को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के सोनीपत से बड़ी खबर है, जहां पर पटवारी का अपहरण किया गया। दिन दहाड़े पटवारी की लाइव किडनैपिंग की गई है। फुटेज भी उसके सामने आई है, तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। 19 लाख देने के बाद पटवारी को छोड़ा गया है। अभी तक अपहरणकर्ताओं की पहचान नहीं हुई है। तस्वीरें आप जरा देखिए। ये पूरा मामला सोनीपत का है, जहां पर पटवारी का आप देखिए किस तरह से जबरदस्ती उसे गाड़ी के अंदर बैठाया गया और उसके बाद पटवारी का अपहरण किया गया। ये किडनैपिंग की लाइव तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 19 लाख जब दिया गया, 19 लाख देने के बाद बताया जा रहा है कि पटवारी को छोड़ दिया गया है। अपहरणकर्ता कौन थे, अभी तक उनकी कोई पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस इस पूरे मामले में केस दर्ज कर चुकी है, तफ्तीश जारी है और अपहरणकर्ताओं की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो पटवारी संगठन का इसके बाद धरना भी सामने आया। जिस तरह से पटवारी का अपहरण किया गया, उसके बाद एक गुस्सा, एक रोष पटवारी संगठन में नजर आया। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना क्या है, ये आप सुन लीजिए। तो ओम प्रकाश नामक पटवारी था जी, और कल दिनांक को वो अपने कार्यालय से बाहर निकला है। मयूर विहार का वो रहने वाला है। और निकलने के बाद 2 गाड़ियों के अंदर कुछ लोग आए और उससे लिफ्ट मांगने लगे और उसने गाड़ी के अंदर बैठा लिए। उसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया। 3-4 घंटे उसको अपने पास रखा, फिर उससे घर से पैसे मंगाए गए और उनको पैसे लिए गए। इस वारदात को सुलझाने के लिए हमने 4 टीमें बना दी हैं। एसीपी क्राइम राजपाल जी मेरे नेतृत्व के अंदर ये टीमें काम कर रही है। लगातार फुटेज को हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद इसको जल्द से जल्द ट्रेस कर देंगे। और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर करोड़ों की लागत से 15 साल पहले एक अस्पताल का निर्माण कराया गया, लेकिन उसका उद्घाटन आज तक नहीं हुआ। अब ये भवन वीरान बंगले में तब्दील हो गया है। अस्पताल का ये भवन पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के सरैया पंचायत चांदपुरा में 6 एकड़ के प्लॉट में बना 30 बेड का ये सरकारी अस्पताल आधुनिक उपकरण से लैस था, लेकिन आज तक स्वास्थ्य विभाग ने इसे टेक ओवर ही नहीं किया। इस अस्पताल में आज तक एक भी मरीज का इलाज नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य विभाग को भी नहीं पता है कि यहाँ कोई अस्पताल है। ये जो हॉस्पिटल है बनकर है, वहाँ पर क्यों नहीं शुरू हुआ है? अगर हैंड ओवर हुआ है तो क्यों नहीं शुरू हुआ है? और हैंड ओवर नहीं हुआ है तो कहाँ से बना है? इसी सब की तो जाँच के लिए हमने भेजी है वहाँ पर। जांच कराकर जांच होगी, उसके बाद पूरा रिपोर्ट आएगा। 15 साल पुराना है रिकॉर्ड को वहाँ पर लोग खोज कर निकाल रहे हैं। अब स्थिति यह है कि अस्पताल की खिड़की, चौखट, दरवाजे, ग्रिल, गेट, अलमारी, बिजली की वायरिंग सहित दूसरे उपकरण चोर ले जा चुके हैं। अस्पताल अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। 30 बेड के इस अस्पताल के कैंपस में ही स्वास्थ्य कर्मियों का आवास और एक बिल्डिंग में जांच केंद्र 3 भवन बना था, लेकिन तीनों भवन आज खंडर में तब्दील हैं। और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अभी भी बाढ़ की वजह से हालात काफी गंभीर हैं। प्रकाशम ब्रिज अभी भी ओवरफ्लो नजर आ रहा है। कृष्णा नदी में पानी का सबसे रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। प्रकाशम ब्रिज की इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कृष्णा नदी में किस कदर पानी की आमद हुई है। आसपास का इलाका भी जलमग्न नजर आ रहा है। अभी भी कई सारे इलाकों में बाढ़ का पानी है। पानी के बीच लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। खाने पीने की किल्लत है। हालांकि अलग अलग सामाजिक संगठनों की तरफ से भी राहत और बचाव का कार्य चलाया जा रहा है। पानी की बोतलें लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। वहीं विजयवाड़ा समेत दूसरे इलाकों में राज्य सरकार की तरफ से फ्री बस सेवा उपलब्ध करवाई गई है। दरअसल आंध्र प्रदेश के कई जिलों का संपर्क
टूट चुका है। सड़कें अभी भी बंद हैं। रेल यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। ऐसे में बहुत सारे लोग जहां तहां फंस गए हैं। ऐसे में फंसे हुए लोगों को घरों तक पहुंचाने के लिए ये बस सेवा शुरू की गई है। खबर राजस्थान से। राजस्थान के बूंदी में एक बार फिर से बारिश का कहर देखने को मिला है। दुगारी गांव समेत कई ऐसे इलाके हैं जो कि बाढ़ की चपेट में आ गए। ये तस्वीरें बूंदी के दुगारी गांव की है, जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। बेकाबू सैलाब ने गांव के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। पानी का वेग देखिए, जैसे सब कुछ लील लेने पर आमादा है। गांव की सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे कि कोई नदी है। कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बारिश में पुराने मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। पानी के तेज बहाव में यह घर टूट गया, जो कि एक विधवा महिला और उसके परिवार का बताया जाता है, जिन्हें पड़ोसियों ने शरण दी है। इस बीच जिला कलेक्टर और एसपी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है। दोनों अपनी गाड़ी छोड़कर ट्रैक्टर के जरिए इलाके का दौरा करने पहुंचे, क्योंकि गाड़ी पानी के वेग को सह नहीं सकती थी। बताया जाता है कि बूंदी के नैनवा में बीती रात जोरदार बारिश हुई, जिससे दुगारी के कनक सागर बांध से पानी ओवरफ्लो हो गया और वो गांव के चारों तरफ फैल गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई जगहों पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा है, जिससे आवागमन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। निचली बस्तियों और मेन बाजार समेत घरों में पानी घुस गया है। लोगों को पानी से दूर रहने के लिए कहा गया है। और राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में आज सुबह तेज बारिश हुई। कई इलाकों में लोगों को जाम से जूझना पड़ा। बारिश के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई जगहों पर जलभराव हो गया है। बारिश के बाद कुछ इलाकों में भारी जाम की खबरें भी सामने आई हैं। सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर तो लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। दिल्ली की सड़कों पर रफ्तार पर बिल्कुल ही ब्रेक लग गया। दरअसल देश में एक बार फिर मानसून ने करवट ली है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में लगातार कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने 6 सितंबर यानी कि आज भी भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं यूपी के भी कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, उत्तराखंड, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बारिश की संभावना है। और अब खबर जबलपुर से है। एमपी के जबलपुर में छात्राओं को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। अश्लील फोटो और वीडियो भेजकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। गर्ल्स कॉलेज की 70 से ज्यादा छात्राओं को मैसेज गया है। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और वहीं जबलपुर कॉलेज ब्लैकमेलिंग पर एक बड़ा अपडेट है, यह आपको बता दें। शिकायत के आधार पर आरोपी को ग्रुप से हटाया गया है। कॉल करके आरोपी ब्लैकमेल कर रहा था, यह खबर आ रही है। 3 टीचर्स व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है। ये जानकारी अपडेट आपको बताएं। एक छात्र भी ग्रुप को मैनेज करता है। तो जिस ग्रुप के जरिए 70 छात्राओं को अश्लील वीडियो मैसेजेस भेजे गए, अब इसमें ये बड़ी अपडेट है। खबर आ रही है 3 टीचर व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है और एक छात्र भी है जो कि ग्रुप को मैनेज करता है। कॉल करके आरोपी ब्लैकमेल कर रहा था लगातार। इन छात्राओं को शिकायत के बाद आरोपी को ग्रुप से हटाया गया। और इस केस की पूरी अपडेट आपको दे देते हैं। जबलपुर ब्लैकमेलिंग केस, ये पूरा मामला आखिर है क्या? आरोपी ने 70 छात्राओं को अश्लील वीडियो भेजे। आरोपी ने कहा पैसे ट्रांसफर करो वरना घर वालों को बता देंगे। कई छात्राओं ने डर से पैसे ट्रांसफर भी कर दिए। छात्राओं ने घबराकर 20,000 रुपए तक ट्रांसफर किए। सभी जो छात्राएं हैं वो बीए फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर की छात्राएं हैं। बाद में छात्राओं ने शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल और पुलिस से की, तब जाकर ये पूरा मामला खुला। शुभम गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। शुभम, ये तो बहुत बड़ा मामला नजर आ रहा है, अब तक क्या पता चला है? देखिए समीर, इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि अब तक 2 ही छात्राएं सामने आई है। छात्राएं मध्यम वर्गीय परिवार से है, आदिवासी छात्राएं भी हैं, लिहाजा थोड़ा सा पुलिस थाने तक पहुंचने में डर रही है। मगर पुलिस आज खुद उस गर्ल्स हॉस्टल में पहुंची है। पुलिस ने जितनी भी छात्राएं थी उनसे बातचीत की, उन्हें कहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक जो सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है कि
जिस आरोपी जो कॉल करता था इन छात्राओं को, वो उस कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड था और उसे आज सुबह ही रिमूव किया गया है इस घटना के आने के बाद। तो ऐसे में जो एक सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार इसी कॉलेज की सभी छात्राओं के सारा डेटा या कॉन्टेक्ट नंबर उन आरोपियों के पास कैसे आए, तो इस चीज का कम से कम हम खुलासा कर रहे हैं कि ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड था। अब इसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि किसने उसे ऐड किया था और ये आरोपी कौन था। तो हो सकता है कि आज या कल में पुलिस उस आरोपी तक पहुंच भी जाए। शुक्रिया शुभम इस जानकारी के लिए। और अहम खबर है, विनेश फोगाट बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बोली साक्षी मलिक, मेरे पास भी ऑफर आए हैं। ये बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का अपना फैसला है, आंदोलन मेरी तरफ से जारी है, ये कहा है साक्षी मलिक ने। और अहम जानकारी है, विनेश फोगाट ने रेलवे में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रेलवे की सेवा यादगार गौरवपूर्ण समय रहा, रेलवे परिवार की मैं सदा आभारी रहूंगी, ये विनेश फोगाट ने कहा है। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की जानकारी दी।